चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 11 के दूसरा चैप्टर है और इसमें हम साम्राज्य के बारे में जानेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यह आवर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। आरंभ होता है यहाँ से साम्राज्य का आरंभिक काल हम देखते हैं। तो रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और पारवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के कुछ मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। 2 महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य संस्कृति दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पारथियाई तथा बाद में अनुशासनी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी तथा यूनानी भाषा का भी प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा के, पश्चिमी भाग के लोग लातीनी भाषा बोलते और लिखते थे। और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर की चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया यानी जो कि लातीनी भाषा थी और सायरेनाइका यानी जो यूनानी भाषा के बीच से आती है। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासन यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हो और कोई भी भाषा बोलते हो। प्रथम सम्राट अगस्तन ने 27 ईसा पूर्व के जो राज्य स्थापित किया था उससे प्रिंसिपेंट कहा जाता था। यद्यपि अगस्टस एक छत्र शासक के सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक यानी लातीनी भाषा में प्रिंसेप्स था और निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसने उस दिनों में जब रोम एक रिपब्लिकन यानी गणतंत्र था सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट तथा नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहता था। वह एक ऐसी संस्थाएं थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी मुख्य मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातीनी में ज्यादातर लिखी जाती हैं उन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार करते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नजरे से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता और हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट की बात साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्थाएं सेना थी। फारस के साम्राज्य में जो बतलात भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, यानी जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके बाद निश्चित रूप से सम्राटों का भाग निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर
बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापति और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो वे आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्रायः अप्रत्याशी हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों पर पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़ते थे। संक्षेप में सम्राट अभिजात वर्ग और सेना सम्राट के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृहयुद्ध होता था। एक ऐसे वर्ष को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे यानी 69 ईस्वी में। अब पहली 2 शताब्दी में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित थी। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी दत्तक, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरणार्थ टिबेरियस जो 1437 ईस्वी में जो रोमन सम्राट के लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम 2 शताब्दी में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुआ। अगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त हुआ गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभिमान सम्राट त्राजन ने जो 113 से 17 ईस्वी में चलाया जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों तक निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह है कि रोमन साम्राज्य के प्रत्येक शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को जो रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला गया और निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ता था। लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में यानी जो रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य से प्रति वर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रायः नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कम वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरम उत्कर्ष पर था, रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ और उनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य से लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था।
भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र यानी कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटीओक इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय वर्ग, उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य की कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देती थी। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गियों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संप्रभात वर्ग बन गया, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस जो 253 से 268 तक उसका शायद शासनकाल था, तो गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस के सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने का पाबंदी लगा दी थी कि ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उसके हाथों में न जाए। संक्षेप में पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन के अधिकाधिक लोग प्रांतों के लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, जो पहले इटली तक ही सीमित थी। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल्य के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इस प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों की दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन और दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी भागों में नए संप्रभात वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहर केंद्र था जिसके अपने दंड नायक यानी मजिस्ट्रेट, नगर परिषद यानी सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शहरी अनुकंपा यानी अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़कर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों के गांवों का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। यानी जब ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरणार्थ के लिए देखें तो एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। तीसरी शताब्दी का संकट देखें तो यदि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 के दशक के साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रमण वंश उभर कर सामने आया। यानी इस वंश के लोग स्वयं को शासनी करते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुद एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापूल प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का
सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटीओक पर कब्जा कर लिया था। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों जिनमें से प्रमुख एल्मनाई फ्रेक और गोथ थे ने राइन तथा डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों को पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण करते हुए काला सागर से लेकर अल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमवासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी से थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट यानी 47 वर्षों से 25 सम्राट अर्शतासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक थे और इस अवधि में साम्राज्य को बेहतर तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। लिंग साक्षरता इस संस्कृति देखें तो रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में ऐसे एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल यानी प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता के मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और उससे अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व का संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्व वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी था। दूसरी ओर पुरुष 28 से 29 30 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 18 और 22 से 23 साल की आयु की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिलता होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजन होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महिलाओं पर उनके पति हमेशा हावी रहते थे, ऐसा नहीं होता था। हाँ, महान कैथोलिक बिशप अगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीकाओं में बिताया था, उन्होंने लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए वहाँ की अधिकतर पत्नियां इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरणार्थ असमानतीय बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरणार्थ पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी से ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पेई के मुख्य गलियों की इन दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपाइरस बचे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़
या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ की साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसा कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। रोमन साम्राज्य में संस्कृति विविधता कई रूपों एवं स्तर पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह की भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप यानी जनजाति और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाई के निकटवर्ती पूर्व यानी कम से कम फरात के पश्चिम में एक प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में पयूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। उदाहरणार्थ देखें तो अर्मेनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं सदी में शुरू हुआ। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लातीनी भाषा के प्रयास में उन भाषाओं में लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार थे। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो चुका था। उसके बाद आर्थिक विस्तार देखो तो साम्राज्य में बंदरगाहों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मंदी थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम यात्रा में इटली से आती थी, जहाँ की इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य सरल पदार्थों की ढुलाई ऐसी मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोटी टेस्टेकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों की अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूने के साथ मिलान करके पुरातत्वविज्ञान ने हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हम अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरम उत्कर्ष पर था। उस दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल विश्व कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद ने नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य यानी भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने का स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदी से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और 3री तथा 4थी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया।
परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन दक्षिणी एशियाई माइनर यानी तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीन इन व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों ने अचानक कमी ही हो गई। और इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपने असाधारण और उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फयूम, गैलिली, बाइजेकियम और दक्षिणी ही गॉल जिसे गैलिलिया जिसे गेलिया नार्बोनेसिस कहते थे तथा बायटिका जो दक्षिणी स्पेन, एस्ट्रेहेबो तथा पलिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूर शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलिली ने गहन खेती की जाती थी और गैलिली में गहन खेती की जाती थी, जैसे यानी इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण और गुआडल वीर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों यानी फंडी से आता था। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत और अव्यवस्था में था। उदाहरण उनके लिए देखें तो नुमिडिया यानी आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्धयावर अपने साथ के अवमन आकार की झोपड़ियाँ जिन्हें में पहाड़ियाँ कहते थे उठाए इधर उधर घुमा फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरगाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करते हैं तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठे कि यह एक प्राचीन दुनिया की इसलिए उस समय के लोगों का संस्कृति तथा आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था, लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति एक तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति में खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन का स्तर देखने को नहीं मिले। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातें से संकेत मिलता है कि हमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। तो देखें श्रमिकों पर नियंत्रण देखें तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्ववर्ती यानी पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनाने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही ही हो सकती है। यानी अगस्टस के शासन काल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था।
कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का दस्तावेज न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो अथवा जहां स्वास्थ्य हो, मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक ओर जहां उच्च वर्ग के लाखों दासों के प्रति प्रायः क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। नीरो के शासन काल में घटित एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए एक इतिहासकार क्या कहते हैं। जब पहली बार शताब्दी में हाशिए पर बॉक्स में दासों के व्यवहार जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के बाद साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम के सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चों भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा नहीं हुआ ऐसा ही हुआ। और दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्ट उनके अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोम कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिण स्पेन में आए पहली शताब्दी में लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दोगुनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम में समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती थी। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन का पर विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञान के लेखक ने दास समूहों के प्रयोग को यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पेड़ों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां समय नियंत्रण के कुछ ऐसे हैं सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे हैं। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिसेंस यानी सुसंगीत रॉल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया, जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। कामगारों के इन प्रणों पर एक सील लगा दिया जाती है और उन्हें
और इन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहना जाता है और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि 3री शताब्दी के एक राज्य प्रदेश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहा है ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्री और कारखानों पर लागू होती थी। 398 के एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर देते थे ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। 2री शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक उल्लेख हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामों में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए अगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए ही बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। अगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने के बाद क्या इस बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता पर समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र नष्ट कर दिए। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेशियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। कुछ दस्तावेजों यानी पेपाइरस का बहुवचन से हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग से वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। सामाजिक श्रेणियां देखें तो आइए अब हम और अधिक ब्योरो न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूह का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर यानी पेट्रेस शताब्दिक अर्थपिता और रोहित वर्ग के प्रमुख सदस्य जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। फुहर निम्नतम वर्ग यानी एक कमीनकारू यानी इनुपलेहवस सोरडिडा जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने की आदि थी। और अंततः दास 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों में थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। टेसिटस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह यानी सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे और इनके कुछ परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीका अथवा पूर्वी मूल के थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संप्रभात वर्ग में से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्य वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु उसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टेसिटस ने इस सम्मानीय मध्य वर्ग का महान सीनेटा गृहों के स्रोतों के रूप में वर्णन किया। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और
राज्य पर निर्भरता ही इन मध्य वर्गीय परिवार का भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या के निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से हुमियोरियस यानी निम्न वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग अस्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार, जो ऐसा बताया जाता था कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिपियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवार को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। उनमें वह उपज शामिल नहीं थी जिनका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई थी, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूची पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहां के नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्ति को खरीदने में लगाते थे। इनके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन। उच्च अधिकारियों और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए, लेकिन सरकार ने इन प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है क्योंकि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासवादियों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात्य एवं श्रेणी जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, यानी विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहां लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उदय हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर ही अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो वे बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। परवर्ती पूरा काल देखें तो इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पूरा काल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास के उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म बना लेने का निर्णय। और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में ये भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लेशियन, जिसका शासन काल 254 से
305 था और पर्सिस के समय में प्रारंभ हुआ था। सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उनके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने उन हिस्सों का छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। अपने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे ये सैनिक अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर गए। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को मुख्यतः बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उनके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कुस्तुतोनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है और पहले इससे ब्राइजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी तीन ओर समुद्र से घिरा हुई थी और चूंकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक अस्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी हुई। पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इसमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेच की प्रेस तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण है और धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनर्स्थापना हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एक समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के संसाधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से ही अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परिवर्तित शताब्दियों के पेपाइरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था। यहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के इस शासनकाल में अनेक मिस्र प्रति वर्ष 25 लाख सॉलिडस यानी लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करोड़ों के रूप में देखा था। निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दी में यानी आज 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। यूनान और रोमवासियों को पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोम इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी विविधताहीन नहीं था। यथार्थ परवर्ती पूरा काल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः 4वीं या 5वीं शताब्दी में साम्राज्य की ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि
ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मत मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। चौथी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। ऐसा शक्तिशाली बिशपों की कोशिशों के कारण हुआ, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ बैठाया। जनता में आम खुशहाली आमतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली। यहाँ आबादी 6वीं सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहाँ प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह यानी गोथ, वेडल, लोवार्ड आदि इन्हें सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, यानी जैसे अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट कर दिए, और गौल के फैक्रो का राज्य जो लगभग 511 से 687 था, और इटली में लोवार्डो का राज्य 568 से 774। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआती के पूर्व संकेत थे, जिनसे दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है। वहीं पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्ध और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक रहा। जस्टिनियन ने अफ्रीका को वेडलों के कब्जे से छुड़ाया लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस तक अधिकार कर लिया, जिसके देश तहस नहस हो गया और लोवार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। सासानी शासकों यानी जो 3री शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, ईरानी शासकों ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियम यानी अब रोम साम्राज्य के ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था। ये बाइजेंटियम 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उनके कुछ ही वर्षों बाद उसे दक्षिणी पूर्व की ओर एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर सकता। अब अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और सासानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीते जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गए, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब में शुरू होकर ये जीते सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई। जैसा कि हम आगे विषय 4 में देखेंगे, अरब प्रायद्वीप और वहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ।